ये सेकेंड ईयर का है, ठीक है। पहला चैप्टर खत्म हुआ, सेकेंड ईयर का दूसरा चैप्टर, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें जो है इसका मान स्कूल पढ़ने वगैरह जाने का सबक हो जाएगा तो बिना बोले सीए से उठ के निकल जाएंगे, ऐसा है ना। जिसका मान लो समय स्कूल का टाइम हो गया, मुझे लग रहा है इसको हमारे स्कूल में जाने का टाइम हो रहा है तो तेज निकले के पीछे से चले जाएंगे। स्पेशली क्या है भाई, मान लो जो पढ़ रहे हैं, जो इंटर पास आउट हो गए हैं तो उनको तो पूरा खत्म कर रहा है ना, तो हम लोग रेगुलर करेंगे तभी खत्म हो पाएगा, नहीं तो खत्म नहीं होगा। तो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है यानी 2 है, सेकेंड ईयर का चैप्टर है, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डोंट टॉक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग plants. Sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction in flowering plant. इसमें हेडिंग डाल लेंगे, पहला हेडिंग है फ्लावर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो फ्लावर होता है क्या होता है, फ्लावर यानी पुष्प, वो पौधे का सबसे सुंदर व आकर्षक भाग होता है। पौधे का क्या होता है, सबसे सुंदर व आकर्षक भाग होता है। सुंदर व आकर्षक इसलिए होता है ताकि जीवों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, दे अट्रैक्ट ऑर्गेनिज्म, जीवों को क्या करे, अपनी ओर आकर्षित कर सके, इसीलिए सुंदर व आकर्षक फूल होता है। अब जैसे देखिए जो फूल दिन में खिलते हैं सब सुंदर होते हैं। अब इसके उल्टा का देखेंगे, उल्टा देखेंगे तो जो फूल रात को खिलते हैं, जो फूल रात को खिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं, कलरफुल नहीं होते, वो सफेद वगैरह होते हैं, रंगीन नहीं होते। साथ ही साथ जो फूल रात में खिलते हैं उसमें सुगंध बहुत अधिक होती है, क्योंकि रात को जंतु को दिखाई देगा नहीं, रात को जंतु को दिखाई देगा नहीं तो उसकी तरफ आकर्षित कैसे होगी, स्मेल यानी गंध यानी सेंट की वजह से। तो जो फूल रात्रि में खिलने वाले होते हैं उसमें सुगंध खूब बहुत अधिक होती है, और जो फूल दिन में खिलने वाले होते हैं वह खूब कलरफुल सुंदर होते हैं। बात समझ में आया। वो आकर्षक क्यों होते हैं, क्योंकि बताया जाएगा कि हम लोग पढ़े कि जो फूल होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी जड़ अंग होता है। अब उसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। जैसे परागकोश है, जिसे पुंकेसर कहते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा, और स्त्री केसर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो बात समझ में आ गया। तो पॉलिनेशन की क्रिया के लिए, परागण की क्रिया के लिए उनका सुंदर होना आवश्यक है। अगर सुंदर नहीं होंगे तो पॉलिनेशन की क्रिया यानी परागण की क्रिया नहीं होगी। बात समझ में आया। इसलिए फूल सुंदर व आकर्षक होते हैं। तो हम लोग समझे कि दिन में जितने फूल खिलने वाले होते हैं सब सुंदर व आकर्षक होते हैं, ठीक है। और रात में जो खुलने वाले होते हैं बहुत सुंदर तो नहीं, व्हाइट होते हैं, लेकिन उसमें स्मेल यानी सेंट बहुत ही अधिक होता है। बात समझ में आया। तो फूल क्या हो गया, ब्यूटीफुल, सबसे पौधे का सबसे सुंदर व आकर्षक भाग होता है, और यह क्या होता है, जड़न अंगों को धारण करता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर किसी पुष्प को देखेंगे तो ऐसे, अगर हम देखें तो ये ऐसे, अगर देखा जाए तो ऐसे, तो आप भी बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं पेडिस, ये इसको कहते हैं पेडिसिल, ठीक है। इसको कहते हैं थैलेमस। क्या हो गया, थैलेमस। क्या हो गया, थैलेमस। अब ये देखो, जो कोई भी फूल आप देखते हैं तो ये एक पतली सी तंतु रहती है जिसकी सहायता से वो तना से जुड़ता है। पतला से क्या होता है, तंतु रहती है, हरा रहता है, इसी के सहायता से स्टेम से जुड़ता है। तो इसको कहते हैं पेडिसिल यानी पुष्पवृंत। क्या कहते हैं इसको, पुष्पवृंत। क्या कहते हैं, पुष्पवृंत। यानी पुष्पवृंत क्या हो गया, ऐसा पार्ट हो गया जिसके सहायता से फ्लावर अटैच विथ स्टेम, फ्लावर क्या होता है, तना से जुड़ता है। बात समझ में आया।
अब ये भी क्या होता है, किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है। जिस पुष्प में पेडिसिल पाया जाता है उसको पेडिसलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिसलेट। और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको सेसाइल फ्लावर कहते हैं। कौन फ्लावर कहते हैं, सेसाइल। सेसाइल मतलब समझ में आ गया कि ऐसा फूल, कैसा फूल, ऐसा फूल जिसमें पेडिसिल नहीं पाया जाता। कुछ ऐसे फूल डायरेक्ट तने से ही जुड़े रहते हैं, कुछ ऐसे फूल होते हैं डायरेक्ट आपको तने से जुड़े रहते हैं, ऐसी संरचना नहीं पाई जाती। गुड़हल देखिए खूब बड़ा बड़ा होता है, ये वाला पेडिसिल जो गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, तो उसमें ऐसे रहते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ये पाया ही नहीं जाएगा। तो जब भी सेसाइल शब्द आए तो समझ लेना उसमें पेडिसिल नहीं पाया जाएगा। बात समझ में, और पेडिसिल पाया तो उसको पेडिसलेट कहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चलेंगे, इसके ऊपर चलेंगे तो क्या होता है, कुछ फूला हुआ भाग होता है, कुछ फूला हुआ भाग होता है, उसको थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। अब ये थैलेमस क्या करता है, हिंदी में पुष्पासन। कौन आसन, पुष्पासन। यानी आसन में समझते हो बैठना, आसन में बैठना। तो क्या होता है, तो ये क्या करता है, फूला हुआ रहता है, तो पुष्प के फूले होने की वजह से उसके जितने भी अंग होते हैं सब उसी पे बैठे हुए रहते हैं। थैलेमस पर, यानी the swelling part of pedicel which contain the all flower parts is known as thalamus। क्या कहते हैं उसको, थैलेमस कहते हैं। ये हरा होता है। बात समझ गया। अब थैलेमस के बाद ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसको कहते हैं सेपल कहते हैं। वाहेदर, सेपल यानी कि वाहेदर। यह ग्रीन रहता है। क्या रहता है, ग्रीन रहता है। ठीक है, ये ग्रीन है, गूदेदार भी होता है। अब ये क्या काम करता है कि कली यानी कि बड, पुष्प के बड को देखे वो कली को ऐसे ऐसे ग्रीन से ऐसे ढका होता है, और जैसे वो बड़ा होता है तो ऐसे खुलते हुए चला जाता है। क्या होता है, ऐसे खुलते हुए चला जाता है ऐसे। तो कली अवस्था में यानी एट बड फेज में ये क्या करता है, पुष्प के सभी अंगों को क्या करता है, धारण करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। और ग्रीन है तो गूदेदार या ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस का काम भी होगा। बात समझ में आया। जैसे फूल खिलता जाता है, मेच्योर होते जाता है, तो ये ऐसे सीधे नीचे की ओर हो जाता है। बात समझ में आया। तो ये सेपेल्स हो गया। क्या हो गया, सेपेल्स। उसके बाद आता है ऐसे देखेंगे, इसके बाद ऐसे आता है पेटल्स। पेटल्स क्या हो गया, पेटल्स। तो सबसे बाहर की ओर सेपेल्स हो गया, ग्रीन हो गया। उसके बाद पेटल्स हो गया। पेटल्स होता है रंगीन होता है। पेटल्स क्या होता है, रंगीन होता है। तो यही पुष्प को क्या बनाता है, सुंदर व आकर्षक बनाता है। पेटल्स जो होता है रंगीन भाग होता है, वो पुष्प को सुंदर व आकर्षक बनाने का काम करता है। अब बात समझ आया। जैसे अभी देखोगे क्या चीज है वो, ये तो देखिए इसकी हम बात कर रहे हैं, बैगन खाते हो, बैगन तो ये वाला फल में भी रहता है ऐसे। बैगन के टमाटर देखो वैसे, टमाटर देखो तो उसमें भी रहता है, ये बना हुआ रहता है, हमेशा एकदम बना हुआ रहता है। बात समझ में, कलर खाते हो तो ऐसे पूरा ये रहता है, पूरा सारा चीज ऐसे। बात समझ में आ गया। ये पेटल्स हो गया रंगीन भाग। पेटल्स क्या हो गया, रंगीन भाग है। तो इसका भी कंडीशन हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, अलग अलग क्या होता है, क्या कंडीशन होता है। बात समझ में आ गया। अब पेटल्स हो गया, रंगीन भाग हो गया। अब इसके बाद देखोगे, इसके बाद ये यहाँ पे है ये गुड़हल का फूल जैसे बनाया गया है, गुड़हल का फूल है एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन, ठीक है, स्टेमेन। स्टेमेन समझ रहे हो। स्टेमेन क्या कहलाता है, पुष्प का नरजनन होता है, पुष्प का नरजनन होता है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ बीच बीच में ऐसे रहता है, ऐसे यहाँ से लेकर ऐसे तक इसमें जो फूला हुआ भाग है, इसमें यहाँ हम लोग कह सकते हैं ओवरी कह सकते हैं, यहाँ पे OVARY ओवरी। और यहाँ का दिया स्टिग्मा। और यहाँ बीच में है स्टाइल।
बात समझ में आ गया। अब इसके विषय में अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे। यह समझ में आ गया कि क्या होता है, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जहाँ पे यहीं पे आपको ऐसे स्टेमेन दिखाई देते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो गुलाब का देखो, गुलाब का बात समझ आया। जैसे पेटल जब हटाओगे तो यहाँ पे ऐसे ऐसे संरचना दिखाई देता है, ऐसे संरचना दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेमेन्स कहते हैं। और वो पुष्प का नर जनन भाग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जबकि सबसे बीच में जाओगे तो स्त्री कैसे होता है, कार्पेट भी कहते हैं उसको, वह पुष्प का मादा जनन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये हम लोग फूल के विषय में पढ़े, किसके विषय में पढ़े, फूल के विषय में पढ़े। अब इसके बाद से अब बारी बारी से एक एक करके हम लोग आगे लिखेंगे। कुछ पुष्प यहाँ पे भी अलग से ऐसे पाया जाता है, इसको एपिकैलिक्स कहते हैं। ऐसे छोटा सा एक और एडिशनल पाया जाता है, इसको एपिकैलिक्स कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये फूल है, फूल लेके देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अब हेडिंग डालेंगे सीधे स्टेमेन्स, स्टेमेन्स, स्टेमेन्स। ओके सर, स्टेमेन्स ओके सर, ठीक है। ये क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये नर जनन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप लिख लो, आप प्लांट, पौधे का या फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब जो होता है ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स, ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स को कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, जितने स्टेमेन्स होते हैं, स्टेमेन्स के समूह को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। देखना, एंड्रोसियम पूछेगा, एंड्रोसियम की हिंदी पुमंग होता है। क्या होता है, पुमंग। तो किसे कहते हैं, तो सभी जो स्टेमेन्स होते हैं, स्टेमेन्स के समूह को क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे, यानी कि एंड्रोसियम कहेंगे। से देखना, जो स्टेमेन्स था, ये स्टेमेन्स, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें 2 पार्ट, ये पार्ट ऐसे लिख दिया जाए, इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं एंथर, एंथर, और दूसरा है फिलामेंट। एंथर, एंथर, परागपुष्प। तो किसी स्टेमेन्स को देखोगे, किसी स्टेमेन्स को देखोगे, ऐसे है स्टेमन, ऐसे है, ऐसे और ऐसे। तो इस वाले जो ऊपर वाला भाग रहता है, जो ऊपर वाला भाग रहता है, उसको एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर। एंथर का हिंदी परागपुष्प। क्या, परागपुष्प, ठीक है। इसी में परागकण का निर्माण होगा, माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। और ये वाला जो है फिलामेंट, इसको क्या कहेंगे, फिलामेंट एंथर कहते हैं। यानी कि जो प्रत्येक जो स्टेमेन्स होता है वो 2 चीजों से मिलके बना होता है। एक हो गया एंथर और दूसरा हो गया फिलामेंट। एंथर, फिलामेंट। अब अलग अलग पौधों में जो एंथर होता है, अलग अलग उसमें एंथर का जो आकार अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। किसी में गोल होता है, किसी में लंबा होता है। लौकी, कोहड़ा, कद्दू, जो भी फूल तुमको मिले, गुड़हल वगैरह लेके उसको देख सकते हो। जो एंथर है उसका लेके अध्ययन कर सकते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। बात समझ रहे हैं। अब जो एंथर है, एंथर में क्या करते हैं, ये माइक्रो स्पोरेंजियम भी करते हैं। ये देखो, माइक्रो स्पोरेंजियम,
क्या हो गया? माइक्रोस्पोर, याद है तुमको? याद है माइक्रो सूक्ष्म, स्पोर, ठीक है। एंजियम माने थैली। तो माइक्रो वाला हमेशा तो चर्चा किए थे, हमेशा क्या होता है माइक्रो छोटा ही होता है, मेन में हमेशा क्या होता है माइक्रो होता है। तो क्या कहते हैं इसको? माइक्रोस्पोर रेंजियम कहते हैं, यानी माइक्रोस्पोर निर्माण होता है इसी में। इसी को पॉलन सैक भी कहते हैं, पॉलन सैक। सैक में थैली और पॉलन में परा। बात समझ में आ गया? क्या कहते हैं उसको? पॉलन सैक कहते हैं। अब ये जो एंथर है वो जनरली क्या होता है? बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड जनरली। बाई माने दो, लोब माने पाली, बाइलोब्ड माने द्विपाली। बाइलोब, बाई माने दो, और लोब पाली पे ऐसे, कुछ में ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे दूध मिला दिया गया ऐसे रहता है, ठीक है। कुछ में ऐसे रहता है ऐसे, तो ये भी दूध ऐसे दिखाई देगा। अब अलग अलग फूल का देखोगे तुमको पता चलेगा। जैसे कद्दू का फूल बड़ा होता है, कद्दू कोड़ा कोड़ा फूल बड़ा होता है, तो उसमें खूब अंतर साइज तुमको दिखाई देगा, ऐसे लंबा लंबा होता है, देख सकते हो उसको लेके देखना। अभी कभी जरूरत है तो उसको काट के माइक्रोस्कोप में लगा के भी देख सकते हो, चीज काट के और माइक्रोस्कोप में लगा के देख सकते हो। यहाँ पे भी देख सकते हो चाहोगे तो, जब संडे को बनाएंगे आपके द्वारा संडे को करके देख सकते हो। तो फूल वगैरह टीएस काट के बात समझ आया। तो इस प्रकार से क्या होता है? बाइलोब्ड होता है, द्विपालित होता है। क्या होता है? एंथर। क्या होता है? एंथर। एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसी का हिस्सा है। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो गया? जो स्पोरेंजियम है या क्या बोलते हैं एंथर है, इसमें पाया जाता है स्पोरोजीनियस टिश्यू, या ये कहो, ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। इसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल डालेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। थोड़ा देखना आज समझते चलना, ज्यादा चीजें है। क्या हो गया? स्पोरोजीनस टिश्यू कहां पाया गया? किसमें पाया गया? माइक्रोस्पोरेंजियम में, अच्छा एंथर में, अच्छा पॉलन सैक में। ये क्या गया? हम बता दें विशेष प्रकार की टिश्यू, विशेष प्रकार के ऊतक है जिसमें विभाजन होता है। हम इसके पहले ही पढ़े थे। अब जिसका निर्माण करना है उसके साथ मदर सेल जोड़ लो। ये स्पोरोजीनस टिश्यू हमारा नहीं याद है तो क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अगर फीमेल के भी बनाना था, फीमेल को तो मेगा स्पोर मदर सेल। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं या स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। इसी में विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है और माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रैन का निर्माण होता है। बात समझ में आया? तो एक शब्द और भी आ गया, ये देखो, एक ऐसे लिख दिया जाए, ये है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अब ये देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, खाली नाम लिख लो वहां नीचे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। तो क्या हो गया? माइक्रोस्पोर और जेनेसिस, ऐसा दिख रहा है इसमें। तो माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। कहां होगा? एंथर में। एंथर में कोई कह सकता है, कोई माइक्रोस्पोरेंजियम में भी कह सकता है, कोई पॉलन सैक में भी कह सकता है। तो क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसमें होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल में। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है? विशेष प्रकार की कोशिका है। इससे क्या होता है? इसमें विभाजन होता है, तो क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। बात समझ आया? और इसी क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
लिखा गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, और जिसके वजह से क्या होता है, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, यानी कह सकते हैं पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। ग्रेन्स ये क्या है, मेल है, यानी कि वो मेल गैमिट है। अब जो पॉलन ग्रेन है वह जनरली देखा जाए, जनरली 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, बात समझ में आया। अब ये डायमीटर क्या हो गया, पॉलन ग्रेन का, डायमीटर मतलब व्यास, समझ ही रहे हैं। तो पूछता ये भी पूछेगा, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, पॉलन ग्रेन ये क्या हो गया, पॉलन जो ग्रेन है, ठीक है, उसका डायमीटर कितना लिया गया, 25 से 50 माइक्रोमीटर, यही है ना माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब 10⁻⁶, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं 25 to 50 into 10⁻⁶ मीटर। बात समझ में आ गया। ये परांतर का डायमीटर यानी व्यास है। इसके बाद अगर देखोगे जो पॉलन ग्रेन होते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन है, इसका क्या लिखो, आउटर, ऐसे लिखो आउटर एक्साइन, ये हार्ड होता है। मेड ऑफ बना होता है स्पोरोपोलिनीन, अब क्या बताया गया कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, कौन, पॉलन ग्रेन जो पराग आकार है, बताया गया 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। वह जो होता है दो परतों से मिलकर बना होता है, गोलाकार संरचना है, उसका दो लेयर का परत पाया जाता है। एक हो गया आउटर लेयर और दूसरा इनर लेयर, यानी पराग के कण जो होते हैं उसके दो परत पाई जाती है। बाहर वाले को क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। बाहर वाले लेयर को क्या कहते हैं, एक्साइन, एक्स माने बाहर, आउटर, ठीक है। और अंदर वाले को इन टाइन, देखो इन माने अंदर, टाइन, एक्साइन और इन टाइन। बात समझ में आएगा, क्लियर हो गया। बाहर वाले परत को एक्साइन और अंदर वाले परत को इन टाइन, किसके, पॉलन ग्रेन के, पॉलन ग्रेन का बाहरी परत एक्साइन और इनर वाला इन टाइन। अब ये देखो लिखा गया, बाहर वाला जो होता है हार्ड, बाहर वाला परत जो एक्साइन है वो क्या होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, किससे बना होता है, एक विशेष प्रकार का पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन नामक कण है, इसी से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है, एक्साइन। एक्साइन कहाँ पाया जाता है, पॉलन ग्रेन पर। ये क्या होता है, बाहरी परत यानी लेयर या आवरण होता है, ठीक है। अब इसी पे जो होता है इसके पोर पाए जाते हैं, पोर यानी छिद्र। जो पॉलन ग्रेन है उसपे पोर यानी छिद्र पाए जाते हैं, इसको कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं,
पोर्स, इसमें छिद्र पाए जाते हैं पॉलन ग्रैंड में। तो उसको क्या कहते हैं, छिद्र को जर्म पोर कहते हैं। अब ये क्या हो सकता है, किसी में एक भी हो सकता है, किसी में दो भी हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे। किसी में एक ही छिद्र पाया जाता है, किसी में दो भी छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जर्म पोर पाए जाते हैं। जो इनर वाला लेयर है, इनर वाला लेयर वो थीन है, पतला है, थीनर। और ये जो बना होता है सेल्यूलोज पेक्टिन, ठीक है। तो जो अंदर वाला परत है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है। जबकि बाहर आपने पढ़ा था स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना होता है। किसी कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने पढ़ा इसके विषय में, पॉलन ग्रैंड यानी पराग कण के विषय में पढ़ा। क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? यही पढ़ा कि दो लेयर का होता है और ये मेल गैमेट होता है। क्या होता है, मेल गैमेट होता है। और दोनों परतों का आपने पढ़ा क्या क्या होता है। और थोड़ा सा और हम लोग कुछ और इसके विषय में पढ़ ले, फिर और देखते हैं। देखो ऐसे मैच्योर pollen gland, mature pollen gland contains, धारण करता है टू सेल। एक हो गया वेजिटेटिव सेल और दूसरा हो जाएगा जेनेरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या है, बीकर है, एबॉन्डेंट क्या फूड, RESER फूड रिजर्व, ठीक है। लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, floats inside your body. ठीक है, क्या लिखा आपने, पॉलन ग्रैंड। क्या हो गया, पॉलन ग्रैंड। पॉलन ग्रैंड में लिखा गया है कि इसमें क्या होता है, दो कोशिका पाई जाती है। कोशिका पाई गई, दो कोशिका पाई गई। एक का नाम है वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव जो सेल है वो क्या है, बिगर होती है, बड़ी होती है। अबाउटेड फूड रिजर्व, पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ उसमें संचित रहता है। और क्या लिखा है, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, उसमें बड़ा अनियमित आकार का केंद्र पाया जाता है। जबकि दूसरा लिखा गया है जो जेनेटिव सेल होता है, स्मॉल होता है, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म, छोटा होता है और साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। अब जेनेटिक है तो इसमें जेनेटिक पदार्थ है, डीएनए आरएनए रहेगा। जो बात समझ गया, और जेनेटिक है मतलब डीएनए और आरएनए उसमें रहे। क्लियर हो गया आपको? ये ऐसे रखना, डायरेक्ट प्रश्न नहीं आता, हर साल एक प्रश्न पूछा गया है। लिखो टू प्रोड्यूस
ठो पराग कण के निर्माण करने के लिए 25 माइक्रो स्पोर मदर cells are required in angiosperms except of cyperaceae where इसमें क्या होगा where 100 pollen are produced by 100 micro spore mother cells after reduction division. ठीक है, होता क्या है आगे हम फर्स्ट में पढ़ेंगे। तो उसमें यह होता है कि जब एक कोशिका होती है तो उसका जब रिडक्शन डिवीजन होता है 1 से 4 कोशिका बनती है, 1 से 4 कोशिका बनती है। तो आपने पढ़ा लिखा है कि 100 पालन ग्रंथ का निर्माण करने के लिए किसमें लिखा गया है 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड एंजियोस्पर्म में। जितने आवृत बीजी पौधे रहते हैं सब में, अब आवृत बीजी पौधा एंजियोस्पर्म का नाम दे देगा या डायरेक्ट एंजियोस्पर्म दे दे या तो उसका नाम दे दे कोई पौधा आवृत बीजी पौधा समझते धान गेहूं चना मटर सरसों कुछ भी बात समझ आया। तो उसमें 1 से चूंकि मियासी जब होता है तो क्या होता है 1 से 4 कोशिका बनती है। तो इसमें लिखा गया है 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए, 1 से 4 बनेगा तो 25 को 100, तो 100 पालन ग्रंथ का निर्माण हो जाएगा। लेकिन वही एक फैमिली है, ये भी क्या है एंजियोस्पर्म है, साइपरेसी फैमिली है। उसमें क्या होता है 3 ठो नष्ट हो जाते हैं। बनते तो 1 से 4 है, लेकिन 3 ठो क्या होता है नष्ट हो जाते हैं। तो जब 3 ठो नष्ट हो जाएंगे तो कितने चाहिए, देखिए लिखा गया है कि 100 माइक्रोस्पोर मदर से, क्योंकि 100 से 400 बनेंगे लेकिन 300 नष्ट हो जाएंगे। तो आपको फिर क्या होगा 100 से 100 चाहिए। बात समझ में आ गया। तो आपको ध्यान देना है कि नाम दिया है साइपरेसी तो उस हिसाब से आंसर दे देंगे। और उसका नाम मैंने दिया है एक्सेप्शन वाला नहीं दिया है, एंजियोस्पर्म केवल दे दिया है तो 25 वाला कर लीजिए। बात में अक्सर आप देखेंगे 10 साल का साल देखेंगे तो 4 साल 6 साल जरूर मिलेगा आपको कितने पालन ग्रंथ के निर्माण के लिए कितने डिवीजन की आवश्यकता होती, कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की आवश्यकता होगी। बात समझ आ गया। तो इस प्रकार से होगा। टाइम या देख लो, ठीक है, ओके, ठीक है, मैं और पढ़ रहा हूँ। तो ये था हम लोग पढ़े, क्या पढ़े एंथर यानी पराग कोश के विषय में पढ़े और उसके बाद से पालन ग्रंथ के विषय में पढ़े। ये टोटल क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे उसके पुष्प के या फ्लावर के या प्लांट के। बात समझ में आया। अब एक डालेंगे पिस्टिल इसको मेगास्पोरेंजियम भी करेंगे। इसी के लिए एक शब्द है कार्पेल भी कहते हैं इस तरीके से। ठीक है, पिस्टिल इस तरीके से
मेगा स्पोरेंजियम जान ही रहे हैं, क्योंकि जो फीमेल गैमेट होता है बड़ा होता है तो मेगा स्पोर करते हैं, तो जिसमें बनेगा उसको मेगा स्पोरेंजियम के सामने लिखा है मेगा स्पोरेंजियम। ऐसी क्या एक और शब्द है कार्पेल। क्या शब्द है इसका? कार्पेल। सबका मतलब होता है स्त्री केसर, सबका मतलब है स्त्री केसर। ये क्या आ गया? पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बात सुन रहे हैं? क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फिर जैसे एंड्रोसियम लिखे थे ऐसे लिख लो, ग्रुप ऑफ पिस्टिल, ग्रुप ऑफ पिस्टिल वो कहता है गाइनोसियम। ग्रुप ऑफ गाइनोसियम। एक कहता है ग्रुप ऑफ पिस्टिल, तो क्या कहता है? गाइनोसियम। इस तरीके से के समूह को गाइनोसियम कहते हैं। अब देखो होता क्या है कि अगर किसी में क्या है सिंगल, ऐसे देखो टर्मिनोलॉजी आएगा सिंगल पिस्टिल। किसी मान लो एक ही स्त्री केसर है तो उसको कहते हैं मोनोकार्पेल डी। मोनोकार्पेल डी जिसमें केवल एक ही स्त्री केसर है। ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक ही स्त्री केसर होता है उसको कहते हैं मोनोकार्पेल डी। मोर दूसरा आएगा मोर देन वन, एक से अधिक हो तो उसको कहेंगे मल्टी कार्पेल डी। मल्टी कार्पेल डी, एक से अधिक मल्टी। बात समझ आ गया? और जिसमें क्या हो फ्यूज हो, सब आपस में क्या हो जुड़े हुए हो, तो इसको सिन या स्वयं सिन कार्पस। सिन कार्पस, इसको भी देखो सिन हम लोग चर्चा किए थे। सिन मतलब फ्यूज, सिन मतलब फ्यूज, और कार्पेल से कार्पस हो गया। कार्पेल हम पढ़े थे स्त्रीकेसर के लिए, तो कार्पेल स्त्रीकेसर ओयूएस विशेषण, तो सब मिला दिया गया सिन कार्पस। सिन कार्पस, सिन मतलब मिला हुआ फ्यूज। बात समझ में आएगा? ऐसा पुष्प जिसमें जितना क्या हो कार्पेल यानी स्त्रीकेसर हो, सब क्या हो फ्री हो, तो उनको कहते हैं सिन कार्पस। दैट कंडीशन इज नोन एज सिन कार्पस। और अगर फ्री हो या अगर ये सब फ्री हो, सब अलग अलग हो एक तरह से कहते हैं, तो इसके लिए एपो कार्पस शब्द है। एपो कार्पस, एपो कार्पस, ये शब्द वाली एक टर्मिनोलॉजी है। एपो कार्पस, एपो कार्पस, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया? जब क्या हो गया है सब फ्री है, पिस्टिल क्या है फ्री है, तो उसको कहेंगे एपो कार्पस। ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़े इसके कंडीशन के संबंध में। इसकी कंडीशन के संबंध में, किसकी कंडीशन के संबंध? पिस्टिल के। तो बोला करो लगे कि तो होश में हो, नहीं तो पता लगे दिक्कत है। ये सब फूल लेके आना, बताएंगे कैसे क्या है। तुम लोग क्या करोगे? हैंडलेस का भी उपयोग करोगे तो तुम जान जाओगे कि सिन कार्पस है कि सिन कार्पस है या एपो कार्पस है। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से अब ये देखो ऐसे हम लोग पढ़े थे, ये जो कार्पेल शब्द हम लोग यूज किए थे यानी पिस्टिल, उसमें क्या होता है भाग होता है ऐसे, बाहर वाले को क्या कहते हैं स्टिग्मा, स्ट्राइप, और सबसे नीचे वाले को ओवरी। बात समझ में?
स्त्री कैसा का जब चित्र तुम बनाओगे देखोगे तो ऐसे रहता है, ऐसे। इसको कहते हैं स्टिग्मा, इसको कहेंगे स्टाइल, इसको कहेंगे ओवरी। ठीक है, अब समझना कि किसी कार्पेट या किसी मेगा स्पोरेंजियम या किसी पिस्टे, ये तीन नाम एक पड़े ना, तीनों का नाम एक ही है, तो उसमें क्या होता है मुख्यतः तीन भाग होते हैं, तीन क्या हो गया पार्ट होते हैं। पहला बताया गया स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या हो गया सबसे ऊपर का भाग होता है, कीट के आकार का होता है। क्या होता है ऊपर का भाग होता है कीट के आकार का होता है। बात समझ में आया? तो मक्का का जो तुम खाते हो वास्तव में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं यह और यह दिखाई देते हैं, ये सबसे किनारे का होगा तो मक्का का दाना रहेगा, देखना था हैंडलेस का उपयोग करके देखो तो मक्का का जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला रहेगा ना, ये कुछ कीप के जैसे दिखाई देगा, हर छोटा हल्का सा क्लियर होगा। तो क्या हो गया स्टिग्मा, तो इस तरीके से सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं स्टिग्मा कहते हैं। इसी को स्टिग्मा को प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म। ये हो गया लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्लैंड। अब देखो लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्लैंड। अब जैसे हम लोग चर्चा किए थे कि हम लोग जो सांस लेते हैं, क्या लेते हैं सांस लेते हैं, तो उसमें सभी गैसें हमारे फेफड़े में जाती हैं, नाक में कोई फिल्टर तो लगा नहीं है, सब की सब गैसें जाती हैं, तो जाती तो है लेकिन फेफड़े में जैसे पहुंचती है तो केवल और केवल जब ब्लड के संपर्क में आता है हवा तो उससे केवल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और बाकी सब गैसें वापस नाक के माध्यम से वापस आ जाती है। ठीक बात समझ में आया? तो ये जो स्त्री केसर का जो वर्टिकाल है यानी स्टिग्मा है या बाहरी वाला पोर्शन है, ये क्या होता है अब हवा के माध्यम से जंतुओं के माध्यम से विभिन्न पुष्प के परागकण यहाँ पहुंचते हैं। बात समझ में पहुंचते तो है ढेर सारे परागकण, लेकिन क्या होगा अब लिखा गया लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्लैंड। बात समझ में एक परागकण आते हैं पहुंचे, यह कुछ चिपचिपा रहता है, कुछ चिपचिपा रहता है, चिपका ग्लूकोज वाला पदार्थ रहता है ताकि परागकण उस पर चिपक सके, नहीं तो परागकण आए हवा बाहर या गए। बात समझ आएगा? फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होगी तो उसमें कुछ चिपचिपा सबस्टेंस रहता है, पदार्थ रहता है। अब एक और विशेष बात यह है कि ढेर सारे पुष्प के परागकण तो आते हैं लेकिन केवल उसी जाति के पुष्प का परागकण होगा तो उसका जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा। गुलाब का फूल है तो गुलाब का परागकण अगर वहां आगे पहुंचा है तो उसका अंकुरण होगा और बाकी किसी का अंकुरण नहीं होगा। यदि गुड़हल का पुष्प है तो गुड़हल के पुष्प का परागकण वहां आएगा तो वहां पे अंकुरण होगा, नहीं तो अंकुरण नहीं होगा। इसको कीमोटैक्टिक कहते हैं, कीमोटैक्टिक यानी रसायनानुवर्तन। इसका मतलब जब विशेष प्रकार के सबस्टेंस रहेंगे तो वह क्रिया होगी, अन्यथा वह क्रिया नहीं होगी। अब इसको और समझने के लिए जैसे खरपतवार नाशक तुम खेत में डालते हो, खरपतवार नाशक 2,4-D नाम सुनोगे, खेत में छीट दिया जाता है। अब धान है उसके साथ खरपतवार है, गेहूं है उसके साथ वैसे ही खरपतवार है, और तुमको कह दिया जाओ खेत में से और क्या किया जाए, गेहूं का खेत है तो खरपतवार उसमें से निकाल दो तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे, पता लगे गेहूं उखाड़ दोगे या धान के साथ धानों उखाड़ के फेंक दोगे, खरपतवार उसमें रह जाएगा क्योंकि जो उसमें खरपतवार होता है वैसे ही दिखता है। बात समझ रहे हैं? तो हम लोगों को पहचानने में दिक्कत है, लेकिन वही 2,4-D शीट हो उसमें तो केवल और केवल जो खरपतवार है वही सूखेगा, धान या गेहूं नहीं सूखेगा। यानी कि सभी जितने भी जीव होते हैं सब में अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो जो 2,4-D बनाया गया है वो विशेष करके जो खरपतवार वाले में है उन्हीं के साथ क्रिया करता है, बाकी से क्रिया नहीं करता है, तो वो सुखा देता है उनको और धान गेहूं को सुखाता नहीं है। तो जब केवल उसी जाति के पुष्प के परागकण वहां पहुंचेगा तो उसका जर्मिनेशन यानी अंकुरण होगा, अन्यथा अंकुरण नहीं होगा। अब बीच वाले भाग को स्टाइल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको स्टाइल कहते हैं, और नीचे वाला जो फूला हुआ भाग है इसको ओवरी कहते हैं। तो लिख लो बेसल पार्ट
बेसल पार्ट ऑफ पिस्टिल, टिश्यू क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ठीक है, बेसल में अर्थारी कुछ फूला हुआ भाग होता है, इसी को ओवरी कहते हैं। अब इसी में ओव्यूल पाया जाता है, इसी में क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है, और ओव्यूल ही मेगास्पोरेंजियम होता है। इसमें यह भी बात देख लो, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, इसी को कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, और ये देख लो मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम वो अथवा ovule develops from placenta। ठीक है, तुम्हारे बुक में चित्र दिया हुआ है, एंथर का भी दिया हुआ है और कार्पेट यानी स्पीकर का भी दिया हुआ है। तो जब डायग्राम बनाओगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, बेसल पार्ट है, इसी में से ओव्यूल पाया जाता है, और ओव्यूल को क्या 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 करते हैं, उसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। और मेगा स्पोरेंजियम में क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। और मेगा स्पोर बनने की क्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस। बात समझ आया, ये कहाँ होगा, तो मान लो सीधे गए तो ओव्यूल में होगा। ओव्यूल कहाँ रहता है, ओवरी में रहता है। ओवरी कहाँ होता है, स्त्री केसर में। स्त्री केसर कहाँ है, फूल में। स्त्री केसर कहाँ है, फूल में। बात समझ आ गया। तो इस प्रकार से आप इसके दिमाग में जब स्कैन करेंगे तो चीजें समझ में आती रहे। कोई दिक्कत किसी को, फिगर जरूर बनाना, और इसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं। कभी अगर लगे बताना तो अच्छा अपने ही फूल लेकर के और उसको आसानी से देख कर डिसाइड करके देख सकते हो। सबसे आसान है, सबसे आसान है, गुड़हल का फूल ले लो, उसको देखो, नहीं समझ आएगा तो फूल लेके आना, परसों फूल लेके आना गुड़हल का, साथ में नील लेके आना, और हम लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है, जरा ऐसे लिखो, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाँ है, निकालो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम से ही है, नाम से ही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब समझना है इस चीज को, क्या हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बात समझ में आ गया, कर दिए। ठीक है, कहाँ होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ आता है, एंथर में। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ रहेगा, एंथर में। एंथर कहाँ आता है, स्टैमेन में। एंथर कहाँ रहेगा, स्टैमेन में। स्टैमेन क्या होता है, स्टैमेन क्या होता है, पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कहाँ रहता है, फूल में, फ्लावर में रहता है। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से कौन कहाँ रहता है, क्लियर हो गया। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसी कोई दिक्कत,
खूब आता है, परीक्षा में इंटर वाले बोर्ड परीक्षा में देता है, कमेंट ऑन, टिप्पणी लिखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बात समझ आ गया? तो इस प्रकार से आपको करना। तो इसमें ये देखो, ये जो होता है, ये एक शब्द लिखना, पेरीक्लिनियल डिवीजन, पेरीक्लिनियल डिवीजन, पेरीक्लिनियल डिवीजन, पढ़ लेगा स्पष्ट समझना, पेरीक्लिनियल डिवीजन। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कोई पोर्शन है, गोल चीज है, मालूम पड़े जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो भी वो गोल है, गोल मान लो हो, तो इसमें जब डिवीजन ऐसे होता है तो ये इसको लेकर पेरीक्लिनियल, पेरी में चारों तरफ ऐसे डिवीजन हो, जब इस प्रकार से डिवीजन हो तो इसको पेरीक्लिनियल डिवीजन कहते हैं। पेरी में चारों तरफ, पेरी में चारों तरफ। जैसे मान लो क्या करे, चाबी खाए हो, चाबी गोल वाला ऐसे कहीं बीच में ऐसे दूसरा रहता है, पिच भी जाता है और ऊपर से हार्ड ऐसे रहता है। बात समझ आए? तो सपोज जब शुरुआत में बना ऐसा बन गया, ऐसे डिवीजन हो गया, बीच वाला कुछ आना हो गया, ऐसे गोल गोल जब डिवीजन होता है तो उसी को पेरीक्लिनियल डिवीजन कहेंगे। तो क्या हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल में पेरीक्लिनियल डिवीजन होता है, और पेरीक्लिनियल डिवीजन होने के फलस्वरूप ऐसे होता है। ठीक है, तो बनेगा प्राइमरी पेराइटल, प्राइमरी पेराइटल लेयर टू फॉर्म जैकेट, जैकेट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम इसमें जाएगा प्राइमरी स्पोरोजीनस स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, टू फॉर्म माइक्रो स्पोर मदर सेल, ये भी होता है 2n। ठीक है, अब इसको समझना, जैसे क्या हो गया, ये पेरीक्लिनियल डिवीजन हो गया, पेरीक्लिनियल डिवीजन हो गया, तो डिवीजन हो गया तो क्या हो गया, देखो बाहर की ओर जो बाहर वाला है, ये वाला प्राइमरी पेराइटल लेयर टू फॉर्म जैकेट, जैकेट माने आवरण ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम जो बाहर वाला है वो क्या करेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम का लेयर बनाएगा, परत बनाएगा, और जो अंदर वाला है वो क्या बनाया गया, देखो लिखा गया है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, स्पोरोजीनस सेल, ये क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये जो बीच वाला है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा, और ये जो बाहर वाला है वो जैकेट यानी लेयर बनाएगा, किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का। ठीक है, अब ये देखो, ये जो जैकेट है 4 लेयर्ड होता है, 4 परतों का होता है, 4 लेयर्ड जैकेट, 4 लेयर जैकेट होता है। इसमें लिख लो एपिडर्मल लेयर, इंडोडर्मल, इंडोडर्मल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, और है टेप्टम, इधर लिख दें टेप्टम।
TAPE, टेप्टम लेयर। टेप्टम लेयर क्या किया, बाहर की ओर वाला क्या बनाया, लेयर बनाएगा किसका, माइक्रो स्पोरेंजियम का। जो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो लेयर है वो का परत का होता है, 4 परत का, 4 लेयर लिखा गया जैकेट होता है। सबसे बाहर वाले को एपिडर्मल लेयर, ये भी 2 ईयर होता है यानी डिप्लॉय, ठीक है। उसके नीचे वाले को इंडोडर्मल लेयर, ये भी क्या होता है, 2 ईयर होता है। ये क्या है, तीसरा मिडिल लेयर, ये भी 2 ईयर होता है। और सबसे अंदर की ओर हो गया टेप्टम, ये भी 2 ईयर होता है, डिप्लॉय होता है। अब प्रश्न पूछता है सबसे अंदर की ओर कौन सा परत पाया जाता है, सबसे अंदर की ओर टेप्टम, सबसे अंदर की ओर टेप्टम, सबसे बाहर की ओर एपिडर्मल लेयर। कितने लेयर पाए गए, 4। कितने लेयर पाए गए, 4। किसके चारों तरफ, मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम पे, माइक्रोस्पोरेंजियम पे, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत, अब यहाँ चलो, सब 2 ईयर लिखा गया है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में तुम्हारे पास तो जगह होगी ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी लिखेंगे तो ऊपर से नीचे लिखना आएगा। तुम्हारे पास तो जगह ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ऊपर ठीक है, तो हम लोग सबसे ऊपर लिखे थे, यही लिखे थे ना, क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल यह लिखे थे, 2 ईयर लिखा था आपने उस साइड में। तो इसके सब लिखो, यहां से लिख दो, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल तो लिखा गया है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया। अब इसके बाद लिखो माइक्रोस्पोर टेट्राड, और इसी से क्या हो जाएगा, ये माइक्रो स्पोर बन जाएगा, यानी कि स्पोर्स यन है। माइक्रोस्पोर मदद से लिखो ना, इसमें लिखो मियासिस, मियासिस, तो ये हो जाएगा, ये बनेगा, ये अभी या नहीं रहेगा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या था, 2 ईयर डिप्लॉयड है, क्या था, 2 ईयर का डिप्लॉयड था। उसके बाद क्या हुआ, मियासिस हुआ। क्या हुआ, मियासिस, मियासिस का मतलब समझ रहे हो, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं उसे, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, आधी हो जाती है, तो मियासिस हुआ। मियासिस से बना माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्रा से बना है टेट्राड, टेट्रा में 4, ऐसे 4 तो ऐसे बन जाता है, जिसको टेट्राड कहते हैं। टेट्रा माने 4, तो 4 जो होते हैं 4 का समूह, उसी को टेट्राड बोलते हैं। बात समझ आए, टेट्रा माने क्या, केमिस्ट्री पढ़ोगे 4, टेट्राई में 3, टेट्रा माने 4, तो 4 कोशिकाओं जो समूह होता है उसी को टेट्राड बोलते हैं। तो 4 के एक साथ जुड़े रहेंगे, क्या कहेंगे उसको, टेट्राड। तो इसी से क्या होगा, माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड यन वाला होता है, हैप्लॉयड होता है, और ये भी क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। बात समझ आ गया। और इसी को हम लोग पॉलन ग्रैंड कहते हैं, माइक्रोस्पोर को क्या कहते हैं, पॉलन ग्रैंड कहते हैं। कहां बना था, माइक्रोस्पोरेंजियम में। क्या बना था, माइक्रोस्पोर बना था। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ आता है, एंथर में। एंथर कहाँ आता है, स्टैमेन में। क्या आता है, स्टैमेन में रहता है। और ये कौन सी क्रिया हुई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद से और देखा जाएगा।